प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है। कहानियां यूट्यूब में। अब सुनिए कहानी फिल्म 21 ग्राम्स की। एक लड़की जिसका नाम अंजलि था, एक प्रसिद्ध अस्पताल में बायोमेडिकल इंजीनियर के जॉब करती थी। अस्पताल का नाम था CJS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एक रात उसकी अपनी ही घर पर हत्या हो जाता है। पुलिस को उसकी घर पर तोड़ फोड़ तो मिलता है, लेकिन कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं मिला। मतलब हत्यारा कोई जान पहचान का था जो दरवाजा से बिना रोक टोक के अंदर गया। उस केस को CBI ऑफिसर नंद किशोर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। नंद किशोर की बेटी का कुछ दिन पहले निधन हुआ था। उसकी बेटी के गम में उसका पत्नी अपनी कलाई कटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इसीलिए नंद किशोर ने छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अपना गम भुलाने के लिए पत्नी को किसी हिल स्टेशन में ले जाता है। लेकिन इस केस के कारण उसे जल्दी वापस आना पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताता है कि अंजलि को पीछे से गला काटा गया था और उसके पेट के अंदर एक कैप्सूल मिला और उस कैप्सूल के अंदर एक छोटा सा कागज में फॉर मार्टिन लिखा था। शायद हत्यारा अंजलि की मौत से मार्टिन को कुछ संदेश देना चाहता था। मार्टिन अंजलि का भाई था, वह विदेश में रहता था। अंजलि की माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अंजलि का अंकल जोसेफ, जो एक पृष्ठ था यानी फादर, वो उन दोनों का पालन पोषण किया था। इसी बीच नंद किशोर की बीबी की भाई विनय दुबई से आता है। अपने बेटी के खोने के गम में नंद किशोर का बीबी का मेंटल और इमोशन स्थिति कमजोर हो गई थी। इसीलिए विनय के आने से किशोर खुश होता है कि भाई के साथ रहकर उसका बीबी की गम थोड़ा कम होगा। लेकिन हम देखते हैं कि विनय का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो सूना सूना दुखी दुखी सा रहा करता था। पता चलता है कि वह इसलिए क्योंकि विनय का गर्लफ्रेंड उसको छोड़ दिया है। अपने बहन का मौत का खबर पाकर मार्टिन इंडिया आता है। एक रात को अपने ही घर पर मार्टिन का भी हत्या हो जाता है और उसका बॉडी पूरा का पूरा जला हुआ पाया गया। फादर मार्टिन बताता है कि विदेश में मार्टिन की पैर की सर्जरी की गई थी और एक पैर में स्टील का रोड लगा हुआ है। क्योंकि बॉडी पूरा जला हुआ था, उस स्टील रोड से ये पता चला कि वह बॉडी मार्टिन का था। ये लग रहा था कि जिसने अंजलि को मारा उसी ने मार्टिन को भी मारा। हत्यारा ने कोई सुराग नहीं छोड़ा, इसीलिए इस केस को सॉल्व करना नंद किशोर के लिए मुश्किल हो रहा था। पुलिस को ये लग रहा था कि अंजलि को हत्या करके मार्टिन को इंडिया आने में मजबूर किया गया और जब मार्टिन इंडिया आया तो उसे मार दिया गया। और ऐसा सिर्फ एक आदमी कर सकता है, जिम्मी। जिम्मी मार्टिन और अंजलि का बचपन का दोस्त था। वो फैमिली मेंबर की तरह था, अंजलि को अपना बहन मानता था। जिम्मी के कुछ और दोस्त और मार्टिन बिजनेस पार्टनर थे। जिम्मी और उसके दोस्तों ने बिजनेस के एक हिस्से को बेचना चाहते थे, लेकिन मार्टिन बेचना नहीं चाहता था। फिर भी जिम्मी और उसके दोस्तों ने बेच दिया। इस बात से मार्टिन और जिम्मी का झगड़ा हो गया था और मार्टिन ने जिम्मी पर केस भी ठोक दिया था। नंद किशोर ने दोनों मर्डर को अध्ययन किया तो पता चला कि अंजलि के मर्डर में 2 लोगों की जूते की निशान है और कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं था। मतलब दोनों हत्यारों में से एटलीस्ट एक अंजलि का अच्छा पहचान वाला था। अंजलि बहुत ही रिजर्व्ड लड़की थी, उसका कोई खास दोस्त नहीं था। वो सिर्फ मार्टिन, फादर जोसेफ और जिम्मी से करीब थी। रात के 11 बजे इन तीनों के अलावा अंजलि दूसरा किसी को दरवाजे से अंदर कभी आने नहीं देती। इसीलिए शक की सुई जिम्मी की ओर इशारा कर रहा था। मार्टिन के मर्डर में पीछे का दरवाजा पर फोर्स्ड एंट्री का निशान था और सिर्फ एक आदमी का जूते का निशान मिला। ये जूते का निशान अंजलि के एक हत्यारा के जूते का निशान से मैच कर रहा था। अंजलि के क्राइम सीन में मिला सिगरेट बट से जो DNA मिला, वो मार्टिन के क्राइम सीन में मिला खून के कुछ बूंदों से मैच किया। मतलब उन 2 हत्यारों में से एक ने मार्टिन का हत्या की। अंजलि के 2 हत्यारों में से एक जिम्मी हो सकता है, लेकिन मार्टिन का हत्या जिम्मी ने नहीं बल्कि वो दूसरा आदमी ने किया, क्योंकि अगर जिम्मी होता तो उसे पीछे के दरवाजे से फोर्स्ड एंट्री करना नहीं पड़ता। वो मार्टिन का अच्छा पहचान वाला था, आराम से सामने का दरवाजा से अंदर आता। मार्टिन का मर्डर एक टिपिकल गैंगस्टर या गुंडे की जैसा था।
नंदा किशोर का मानना था कि जिमी किसी लोकल गैंगस्टर के साथ मिलकर अंजलि का हत्या किया, पर मार्टिन को हत्या करने के लिए जिम्मे खुद ना जाकर उसने अपने वफादार गैंगस्टर को अकेला भेजा। कोई प्रूफ ना होने के वजह से पुलिस जिम्मी को नहीं पकड़ सकता, पर पुलिस ने शहर के कुछ गैंगस्टरों को पकड़कर पूछताछ किया। एक ने बताया कि पुलिस उनको पूछताछ करके अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिम्मी टिपर टोनी नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से लगातार मिल रहा था। टिपर टोनी जिम्मी का फेवरेट था। अगर किसी ने जिम्मी का साथ दिया तो वह टिपर टोनी है। टिपर टोनी का खोज शुरू होता है, लेकिन ना तो टिपर टोनी मिलता है ना ही उसका गाड़ी। टिपर टोनी के घर से पुलिस को उसका डीएनए सैंपल के लिए उसका बाल मिलता है। अंजलि के क्राइम सीन में मिला सिगरेट का एक टुकड़ा और मार्टिन का क्राइम सीन में मिला खून की कुछ बूंदे का डीएनए से टोनी का डीएनए मैच होता है। मतलब टोनी दोनों की हत्या में शामिल था। लेकिन टिपर टोनी का कहीं कुछ भी पता नहीं था। टिपर टोनी का मोबाइल भी स्विच ऑफ था, लेकिन उसका कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकालने पर यह पता लगता है कि जिस रात को अंजलि का खून हुआ उस रात टिपर टोनी अपना घर पर था और 11 बजे आसपास उसे होटल रामदा से एक कॉल आता है और टोनी होटल रामदा के पास जा पहुंचता है। किसने इतनी देर रात टिपर टोनी को फोन किया था? उस नंबर की डिटेल निकालने पर पता चलता है कि वो एक फेक आईडी से लिया गया नंबर था, पर पुलिस का मानना था कि वो जिम्मी ही था जिसने टिपर टोनी को बुलाया था। टिपर टोनी होटल रामदा के पास जाकर उस फेक नंबर पर कॉल करता है और उसके थोड़े देर बाद टिपर टोनी का नंबर और वो फेक नंबर की लोकेशन अंजलि के घर के पास दिखाई देता है। लेकिन ये जिम्मी को गिरफ्तार करने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि ये साबित नहीं किया जा सकता कि वो फेक नंबर जिम्मी ही इस्तेमाल कर रहा था। कोई दूसरा आदमी भी तो हो सकता है। अगर पुलिस किसी भी मोबाइल नंबर का कांस्टेंट लिनियर लोकेशन लोकेट कर सकता है तो वो जिम्मी का ओरिजिनल मोबाइल नंबर को ट्रेस करके ये पता लगा सकता था कि वो टिपर टोनी से मिला और मिलकर अंजलि के घर गया। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि हो सकता है कि उस दौरान उन्होंने अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर बंद कर दिया था। नंद किशोर ने जब फिर से अंजलि के क्राइम सीन का फोटो देखा तो उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई दिया। अंजलि को मारने से पहले उसको टॉर्चर किया गया था और ऐसा लग रहा था कि अंजलि को मारने के बाद वहां पर किसी चीज को ढूंढा गया था। मतलब हत्यारा का टारगेट मार्टिन नहीं बल्कि अंजलि ही थी। वरना क्यों अंजलि को टॉर्चर किया जाता और क्यों उसको मारने के बाद घर पर किसी चीज को ढूंढा जाता? पुलिस को पता चलता है कि अंजलि जिस हॉस्पिटल में जॉब करती थी उस हॉस्पिटल ने अंजलि की हत्या के रात होटल रामदा में एक पार्टी रखा था जहां शहर की सभी बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। वहां पर जिम्मी भी था। नंद किशोर को अब ये जानना था कि क्या जिम्मी उस रात 11 बजे के बाद पार्टी में मौजूद था या नहीं। अंजलि की मौत 12 से 12:30 के बीच में हुआ। अगर जिम्मी 11 बजे आसपास पार्टी से निकला तो केस उसके खिलाफ और मजबूत बन जाएगा। हॉस्पिटल की जीएम निखिल को पूछने पर बताता है कि पार्टी में कई बिग शॉट लोग आए थे, इसीलिए सीसीटीवी बंद किया हुआ था। लेकिन एक ऑफिशियल वीडियोग्राफर था जो 11 बजे तक वीडियो ले रहा था। 11 बजे उस वीडियोग्राफर को घर भेज दिया गया और उसने बताया कि शायद 11 बजे के बाद जिम्मी पार्टी में दिखाई नहीं दिया था। 11 बजे के बाद कोई ऑफिशियल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए पुलिस उस पार्टी में आए लोगों के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए चेक किया तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गया। उस वीडियो में जिम्मी को साफ साफ दिखाई दे रहा था। मतलब जिम्मी पूरी रात पार्टी में ही था। इसका मतलब जिम्मी के ऊपर से शक की सुई हट रहा था। वीडियो को देखने के दौरान अचानक नंद किशोर को उस मोबाइल वीडियो में ऑफिशियल वीडियोग्राफर को वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाई देता है। नंद किशोर चौंक जाता है। हॉस्पिटल का जीएम निखिल ने तो कहा था कि ऑफिशियल वीडियोग्राफर को 11 बजे छुट्टी दी गई थी, पर वो तो 11 के बाद भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। निखिल ने झूठ क्यों बोला? अब केस दूसरी ओर मोड़ ले रहा था। निखिल का झूठ बोलना, उसका अंजलि से अच्छा पहचान होना और हत्या के वक्त जिमी का पार्टी में ही मौजूद रहना, ये सब बातें पुलिस को निखिल पर शक करने पर मजबूर कर रहा था।
नंद किशोर को याद आता है कि अंजलि का गला पीछे से काटा गया था और काट मार्क राइट से लेफ्ट तक था। मतलब हत्यारा लेफ्ट हैंडेड है। लेकिन जिमी राइट हैंडेड है, टीपर टोनी भी राइट हैंडेड है। इसका मतलब जिम्मी ने ना तो अंजलि का हत्या किया, ना ही वो वहां मौजूद था। टिपर टोनी वहां मौजूद जरूर था, लेकिन उसने अंजलि का गला नहीं काटा क्योंकि वो राइट हैंडेड था। अब ये जानना था कि निखिल राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड। ये जानने के लिए निखिल को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और बातों ही बातों में उसे कुछ लिखने को कहा जाता है। नंद किशोर देखता है कि निखिल लेफ्ट हैंड से लिख रहा था। जब निखिल पुलिस स्टेशन से चला जाता है तो उसका जूते का निशान को मेजर किया जाता है। निखिल का जूता का साइज और अंजलि का क्राइम सीन में टीपर टोनी का पार्टनर का जूता का साइज मैच हो जाता है। ये सब फैक्ट्स निखिल के खिलाफ शक को काफी गहरा कर देता है। नंद किशोर को लगभग यकीन था कि निखिल ने ही अंजलि का खून किया है। जब निखिल पुलिस स्टेशन से अपने गाड़ी में निकलता है तो उसके पीछे पीछे एक गाड़ी उसका पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद निखिल एक फोन निकालकर स्विच ऑन करता है और किसी को फोन करता है, लेकिन फोन नहीं लगता है। वो फोन को फिर से स्विच ऑफ कर देता है। पुलिस साइबर सेल रूम में पता चलता है कि वो फोन वही था जिसे टिप्पर टोनी को कांटेक्ट किया गया था। मतलब हमको साफ साफ मालूम चलता है कि टिप्पर टोनी के साथ मिलकर निखिल ने अंजलि का हत्या किया था। कुछ देर के बाद पीछा करता हुआ गाड़ी गायब हो जाता है। पर निखिल का गाड़ी थोड़े दूर जाकर एक सुनसान रास्ता में बंद हो जाता है और हमें एक आदमी उसके और आता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में एक क्रॉस झूल रहा था और फिर निखिल का काम तमाम कर देता है। निखिल की हत्या ने नंद किशोर को इस केस पर अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। नंद किशोर समझ गया कि रिवेंज मर्डर यानी कि खून का बदला खून शुरू हो चुका है। अंजलि और मार्टिन का कोई बहुत करीबी, जिसको अंजलि और मार्टिन का हत्या बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने निखिल को मारा। अंजलि और मार्टिन दोनों के सबसे करीब सिर्फ दो व्यक्ति थे, फादर और जिमी। क्या फादर अपने भतीजा और भतीजी का खून का बदला ले रहा है, या फिर जिमी अपना बचपन का भाई जैसे दोस्त मार्टिन और अपना बहन जैसा अंजलि का हत्या का बदला ले रहा है? ये सोच नंद किशोर का दिमाग गर्म हो रहा था। तब अचानक उसको अंजलि के पेट के अंदर पाया गया कैप्सूल के बारे में याद आता है। उसने फॉर मार्टिन लिखा था। तुरंत नंद किशोर अंजलि के घर जाता है और उसे दीवार पर एक फोटो फ्रेम में मार्टिन का 4 फोटो दिखाई देता है। तो ये था उस मैसेज का मतलब। फॉर मार्टिन यानी 4 मार्टिन। वो कैप्सूल को अंजलि के पेट पर उसकी हत्यारा ने नहीं बल्कि अंजलि ने खुद निगल लिया था, ताकि उसके मारने के बाद पुलिस को ये मैसेज मिल जाए। नंद किशोर को उस फोटो के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलता है। उस डॉक्यूमेंट्स में CSJ मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल को गिराने के लिए काफी सबूत थे। कुछ समय से हॉस्पिटल में अनऑथोराइज्ड दवाई टेस्टिंग चल रहा था। मरीजों को बिना बताए उन पर दवाइयों का टेस्ट किया जा रहा था और जिन जिन मरीजों पर टेस्ट किया गया उन सभी की मौत हो गई। इन मौतों को कोई दूसरी वजह से हुआ बोलकर दबा दिया गया। हमको और एक बात पता चलता है कि इस ड्रग टेस्टिंग रैकेट का विक्टिम नंद किशोर का बेटी भी था। अंजलि को ये पता चल जाता है और उसने काफी प्रमाण और सबूत इकट्ठा किया था। पर निखिल को पता चल जाता है और हॉस्पिटल का मालिक जॉन सैमुअल ने निखिल को अंजलि से वो डॉक्यूमेंट्स वापस लाने को कहा और अंजलि को खत्म करने की आदेश दिया। डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिला पर अंजलि को मार दिया गया। अगर ऐसा है तो उस हॉस्पिटल का मालिक हमारे रिवेंज किलर का अगला टारगेट है। नंद किशोर तुरंत एसपी मैडम को सब कुछ बताता है और CSJ हॉस्पिटल का मालिक को गिरफ्तार करने की ऑर्डर मांगता है। पर एसपी मैडम बोलता है कि उसको गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है, वो तुरंत छूट जाएगा क्योंकि वो काफी बड़ा आदमी था और उसको गिरफ्तार करने से वह रिवेंज किलर सतर्क हो जाएगा और नंद किशोर उसे नहीं पकड़ पाएगा। यह सुनकर नंद को बहुत गुस्सा और दुख होता है। कैसे वो अपना बेटी की हत्यारा को अपना आंखों के सामने से जाने देगा। वो बोलता है कि अगर जॉन शमुएल को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो बच जाएगा।
वो सभी सबूतों को मिटा देगा क्योंकि उसका पहुंच बहुत ऊपर तक है। जो भी हो, अब बात यह था कि अंजलि और मार्टिन के हत्यारों को कौन मार रहा था। वह कोई भी हो, वो जरूर अंजलि और मार्टिन के कब्र में जाता होगा और कुछ ना कुछ सुराग छोड़कर आता होगा। नंद तुरंत कब्रिस्तान जाता है। वहां पर उसे अंजलि के कब्र पर एक प्यारा से फूलों का गुलदस्ता मिलता है जो कि काफी फ्रेश था। उसने निखिल को मारने के बाद उस गुलदस्ता को रखा होगा। वह कोई भी हो, नंद किशोर को उसे पकड़ना होगा। निखिल के लाश के पास पीजी मेडिकल स्टोर से डिप्रेशन का दवाई खरीदा हुआ एक बिल यानी कि रिसीप्ट मिला था। हो सकता है ये निखिल का हत्यारा का है। नंद किशोर मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए कहता है, पर वहां का सीसीटीवी खराब था। पुलिस ने तब पूछा कि उस दवाई को किस डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करता है, तो एक डॉक्टर का नाम मिलता है। उस डॉक्टर का नाम पता लेकर वो पुलिस नंद किशोर के पास आता है। उस रात निखिल का गाड़ी को क्या कोई पीछा कर रहा था, सीसीटीवी में ये चेक करने को कहकर नंद किशोर खुद फादर जोसेफ से पूछताछ करने पहुंच जाता है। उसे फादर जोसेफ पर शक हो रहा था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। उसे जिमी पर भी शक हो रहा था, पर उसके खिलाफ भी कोई प्रूफ नहीं था। मुझे यह भी संदेह था कि यह नंद किशोर थे जो अपनी बेटी की मौत का बदला ले रहे थे। क्या नंद किशोर को सब कुछ पता था और वह अपना बेटी का हत्या का बदला ले रहा है? खैर, जो भी हो, नंद किशोर फादर जोसेफ से मिलने जाता है। नंद किशोर फादर जोसेफ से पूछता है कि क्या अंजलि का कोई बॉयफ्रेंड है जो अंजलि का मौत का बदला ले रहा है। फादर जोसेफ बोलता है कि इसके बारे में उसे तो नहीं मालूम, पर वो अंजलि की दोस्तों से मालूम करने की कोशिश करेगा। उसके बाद वह अपने पुलिस स्टेशन वापस चला गया। उसे उस डॉक्टर का नाम और पता मिल गया। नंद किशोर उस डॉक्टर से मिलने को जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी फादर जोसेफ का फोन आता है। वो बोलता है कि उसको उस लड़का का फोटो नंद किशोर का व्हाट्सएप पे भेज दिया है। जब नंद किशोर उस फोटो को देखता है तो उसके सर के ऊपर से आकाश और पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो फोटो अंजलि का भाई विनय का था। दूसरी तरफ उस रात सीसीटीवी फुटेज में विनय को मार्टिन का पीछा करते हुए देख जाता है। मतलब अंजलि विनय का गर्लफ्रेंड था और अंजलि का मौत का बदला लेने के लिए वो दुबई से वापस आया था। नंद किशोर उस डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताता है कि विनय उसका पेशेंट है और वो गंभीर डिप्रेशन से बीमार है। कुछ दिनों से वो एस्केपिज्म का लक्षण दिखा रहा है। एस्केपिज्म मतलब अपने आप को सांत्वना देने के लिए जो नहीं है, इसको है बोलकर अपने आप को सांत्वना देना। ये सुनकर नंद किशोर को एहसास होता है क्यों विनय अजीब व्यवहार कर रहा था। जब विनय को निखिल का हत्या बारे में पूछा जाता है तो वो इनकार करता है। वो बोलता है कि उस रात उसने पीजी मेडिकोज से दवा खरीदा और अचानक उसको क्या हुआ नहीं पता, उसने मार्टिन का पीछा करना शुरू कर दिया। पर कुछ देर जाने के बाद मार्टिन काफी आगे निकल गया और जब वो मार्टिन की गाड़ी के पास पहुंचा, मार्टिन को किसी ने हत्या कर दिया था, पर सारा सबूत उसके खिलाफ था। विनय जुल्म कबूल कर लेता है। पुलिस विनय को गिरफ्तार करके ले जाता है। दूसरी तरफ एसपी ऑफिस से सीजेएस हॉस्पिटल के खिलाफ सभी डॉक्यूमेंट्स गायब हो गया था। जब नंद किशोर को ये खबर मिलता है तो उसने बोला कि उसे इस खबर से कोई आश्चर्य नहीं, उसे पहले से मालूम था ये होगा। जॉन सैमुएल एक बहुत बड़ा मछली है, अगर मौके पर उसको नहीं पकड़ोगे तो उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे। तब जॉन सैमुएल नंद किशोर को फोन करता है और उसे ताना मारते हुए उसका जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है। साथ में उसका हॉस्पिटल का नाम बदनाम न होने देने के लिए धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि वो नंद किशोर के हाथ आने के लिए काफी बड़ा है और उसके हिफाजत के लिए एक शाडो पुलिस उसके पीछे हमेशा रखने के लिए भी धन्यवाद बोलता है। तब हम देखते हैं सच में एक पुलिस सिविल ड्रेस में हमेशा जॉन सैमुएल के साथ साथ घूम रहा था। और अब क्योंकि विनय को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस शैडो पुलिस को फोन करके वापस बुला लिया जाता है और वो पुलिस जॉन सैमुएल को छोड़कर वापस चला आता है। तब नंद किशोर बोलता है, ज्यादा हंसो मत।
तुम्हारा बॉडी से तुम्हारा 21 ग्राम का आत्मा निकल के जाने वाला है। तुम अभी मरने वाले हो। ये सुनकर जॉन सामुएल को कुछ भी समझ नहीं आता। तब हमको असली सच पता चलता है। नंद किशोर को सच पहले से पता था। अंजलि का हत्यारों का हत्या विनय नहीं बल्कि मार्टिन कर रहा था। मार्टिन को पता था अंजलि का हत्या किसने और क्यों किया। इंडिया आके वो अंजलि की हत्यारों का जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसने पता किया कि टीपर टोनी के एक पैर में स्टील का रोड लगा हुआ है और अपने अंकल फादर जोसेफ को उसने झूठ बोल के यकीन दिलाया कि विदेश में उसका एक्सीडेंट होने के कारण एक पैर में स्टील रोड लगा हुआ है। जॉन सामुएल को मालूम चल गया था कि उसका काले कारनामों की सब कला चिट्ठा मार्टिन को मालूम चल गया था, इसलिए वो मार्टिन को भी खत्म करने का योजना बना रहा था। मार्टिन को मालूम था कि जॉन सामुएल टिपर टोनी को जरूर भेजेगा उसको जान से मारने के लिए, इसीलिए मार्टिन पहले से ही सब प्लान बना चुका था। टिपर टोनी उसके घर उसको मारने को आएगा, तब मार्टिन उसी को जान से मार देगा और बॉडी को पूरा जला देगा। लोगों को यही लगेगा कि मार्टिन का हत्या हो गया है और उस जला हुआ लाश के एक पैर में स्टील रॉड मिलने से फादर जोसेफ कंफर्म करेगा कि वो लाश मार्टिन का ही है। और ऐसा ही हुआ। शायद मार्टिन ने निखिल और जॉन सामुएल के बारे में भी जानकारी कलेक्ट कर चुका था। नंद किशोर को मार्टिन के जिंदा होने का सच भी पता चल गया था। वो ये भी जानता था कि मार्टिन जॉन सामुएल को किसी भी वक्त मार सकता है। नंद किशोर ये भी जान चुका था कि विनय निर्दोष है, फिर भी वो निखिल का खून करने का जुल्म में फंसने वाला है, क्योंकि सीसीटीवी से पता चला कि उनकी कार निखिल की कार का पीछा कर रही थी और निखिल की हत्या स्थल के पास जब वह अपना मोबाइल फोन निकाल रहा था तो उसकी जेब से पीजी मेडिकोज की रसीद गिर गई। अब नंद किशोर के सामने स्थिति ये था कि जॉन सामुएल को मार्टिन के हाथों मरवाना है और विनय को बचाना है। इसके लिए एक ही रास्ता था, विनय को गिरफ्तार करवाना और गिरफ्तारी के बाद जॉन सामुएल का मार्टिन के हाथों हत्या होना। पुलिस के हिरासत में रहने के दौरान अगर जॉन सामुएल का हत्या हो जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि असली हत्यारा विनय नहीं बल्कि असली हत्यारा अब भी बाहर है। लेकिन विनय के गिरफ्तार होने से पहले अगर मार्टिन जॉन सामुएल को मार देगा तो जॉन सामुएल का हत्या का इल्जाम भी विनय के सिर पर आ गिरेगा। इसीलिए नंद किशोर और एसपी मैडम ने जॉन सामुएल के प्रोटेक्शन के लिए एक पुलिस को साधारण कपड़े में ड्यूटी लगा रखा था ताकि मार्टिन उसको विनय की गिरफ्तारी से पहले ना मार पाए। जॉन सैमुअल ने सोचा कि उसकी पहुंच और पावर के कारण उसे पुलिस सुरक्षा मिल रही है और वह नंद किशोर से इसके बारे में गर्व से बात कर रहा था। जब विनय गिरफ्तार हो गया तो जॉन सामुएल का प्रोटेक्शन पुलिस को वापस बुला लिया जाता है। उसके बाद क्या होना था वही हुआ जो होना था। मार्टिन ने जॉन सामुएल का गला काटकर अंजलि का खून का बदला ले लिया और निखिल की हत्या का दोष विनय पर से हटा दिया गया। नंद किशोर, उनकी पत्नी और एसपी मैडम के अलावा किसी को भी असली हत्यारे के बारे में पता नहीं चला। नंद किशोर कहते हैं, मेरे पास मार्टिन को पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं था। मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में केस हार गया, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि एक पिता के रूप में मैंने भी जीत हासिल की। तो यह साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक और बेहतरीन कहानी थी। दोस्तों, अब लोग सोच रहे होंगे कि विनय अगर निर्दोष था तो वो इतनी आसानी से निखिल का हत्या का जुल्म क्यों कबूल कर लिया। यह इसलिए क्योंकि विनय गंभीर डिप्रेशन से बीमार था और वो एस्केपिज्म का लक्षण दिखा रहा था। उसी के कारण अंजलि का हत्यारा का खून का जुल्म कबूल करने में उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। इसीलिए वो अपने आप को निखिल का हत्यारा मानने में ज्यादा खुशी महसूस किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक बटन या डिसलाइक बटन दबाकर मुझे अपना जवाब व्यक्त करें और कृपया कहानियां यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। धन्यवाद। खुश रहो।